एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब यह होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब, दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत में बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाएं तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले। आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है। इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वज़ है, वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, तो बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए। साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है? भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को?
ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब, लड़के का क्या गया है? लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। बा साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ, यकीन नहीं आता है तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर आमर इब्न आस थे। हजरत आमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, आमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब आमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है आमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर, ताड़। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत आमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा, बस। और सुनो, इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा, यहूदी बच्चे ने, तो आमर इब्न आस का बेटा क्या बोला, हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। आमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना, वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा शहरों का। और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया इसका मतलब आमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सब ने कहा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। बेटा इधर आओ, इधर आओ। उसको चूमा, उसको बोसा दिया। उस यहूदी बच्चे के माथे पर उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया, उसको चूमा और अपनी गोद में बिठा लिया। बेटे डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं यहूदी हूं। कहा बेटे मजहब नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ ये बताओगे तुम्हें परेशानी क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन आमर इब्न आस का जो शहर के गवर्नर, इनका बेटा मेरे साथ घोड़ा दौड़ा रहा था,
कहने लगा कौन आगे निकलता कौन पीछे। हमने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया। इनको गुस्सा आया इनके बेटे को, और इन्होंने आकर मेरे एक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने घोड़े को मुझसे आगे निकालने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बेटे जब उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा था तो तुमने ये शिकायत हमारे इब्न आस से क्यों नहीं की, गवर्नर से क्यों नहीं की। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवर्नर से शिकायत करने आ रहा था। इनका बेटा कहने लगा जा जा, गवर्नर मेरा क्या कर लेगा, वो तो मेरा बाप है, मैं तो उसी गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, तुझे जहां जाना हो जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है। हजरत उमर फारूक की आंखों में खून उतर आया। कहा बेटे अब तुम उतरो, हमारी गोद से उतरो। हजरत उमर फारूक ने एक टेढ़ी नजर अमर इब्न आस की तरफ डाली। हाय अमर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाकर रखने वाले। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरी क्या गलती है, न मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया और न इस यहूदी बच्चे ने मुझे कुछ बताया। आज ये फरमान, आज ये बात मैंने सुनी है, अपने बेटे को मैं बुला रहा हूं। बुलाया, घर से बेटा आया, निकल गया। यहूदी बच्चे के सामने बात हुई और अमर इब्न आस के बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया। जी हमने मारा। फरमाया कि अब तुम्हें भी एक थप्पड़ मारा जाएगा। कहा ठीक है मारो। कहा इस यहूदी बच्चे से नहीं। क्यों? उसने पूरी ताकत से मारा, और बच्चा बेचारा कितनी ताकत से मारेगा। फिर भी बच्चे के हाथ की ताकत और इस बड़े लड़के की ताकत में फर्क है, इसलिए मेरा जल्लाद तुम्हारे लड़के को थप्पड़ मारेगा। कहा ठीक है। जल्लाद से कहा एक थप्पड़ जोरदार अमर इब्न आस के बेटे को सबके सामने रसीद करो। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ बेटे अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चलो हटो, इंसाफ हो गया। हजरत उमर फारूक ने कहा भी इंसाफ नहीं हुआ। आए अमर इब्न आस अब तुम इधर आओ। हजरत उमर उनके करीब आए। हजरत उमर ने जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर के चेहरे पर भी मारो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या जुल्म हो रहा है, जिसने थप्पड़ मारा था उसको सजा मिल गई है। फरमाया नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर हजरत उमर फारूक के जल्लाद ने एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पर भी रसीद कर दिया है, मार दिया जोर से। अमर इब्न आस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भरे मजमे के अंदर उनको जल्लाद ने थप्पड़ मारा है, एक इंसल्ट सी महसूस करते हैं। लेकिन हजरत उमर के हुक्म के आगे क्या कर सकते थे। हजरत उमर फारूक से पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इतना बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया है, मेरा कसूर क्या है। आप अगर ये गलती बता देंगे तो मैं आइंदा उस गलती की इस्लाह कर लूंगा, फिर मैं वो गलती बार बार नहीं करूंगा। फरमाया आए हमारे प्रयास, तेरी गलती ये है कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तूने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा ये नहीं कहता मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे बेटे ने जब ये कहा जा जा जहां जाना हो जा, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। ये थप्पड़ मारने की जुर्रत तेरे बेटे को इसलिए हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है। अब तेरा बेटा कभी किसी को नाजायज थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि गवर्नर हो या आम आदमी, उमर के रियासत में और उमर की खिलाफत में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। अमर इब्न आस, आज के बाद तू कभी अपने बेटे को यह तरबियत नहीं देगा, और जब भी तरबियत देगा तो सही तरबियत देगा। आज के बाद तेरा बेटा कभी किसी को यह सोचकर थप्पड़ नहीं मारेगा कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये इसलिए सजा तुझे भी मिलनी चाहिए थी मेरे